डिवाइड करते हैं 3-4 फेजेस में। एक होती है प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। एक डिवीजन तो ये हो गया, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में क्या डिफरेंस? एनीवन? हेलो सर। हाँ मैं बताओ। सर मैं गेस कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत पता है। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में पूछ रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल। तो हिस्ट्री का जब से मतलब कि लिखित रूप में मतलब एक तरह से जो रखा जाने लगा, मतलब रिकॉर्ड, तब से वो हिस्ट्री कहलाता है, और उससे पहले का शायद प्री हिस्ट्री, ऐसा कुछ है। हाँ से इनका सही है। प्री हिस्ट्री से वो है जिस इतिहास के हमें से लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, विवरण, हाँ, उनके मतलब जो उस समय की कलाकृतियां हैं या कुछ शास्त्र जो भी हथियार रहे हैं उनके माध्यम से पता चलता है, यानी कि अवशेष प्राप्त होते हैं। प्री है उसका से लिखित विवरण भी मिलता है और पुरातत्व भी मिलते हैं। ठीक है, तो यह सब मैं भी यही कहना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा। ठीक है, मैं हिंदी बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दो तरह के बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक दो तरह का होता है। तो जैसा आप लोगों ने बताया, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। तो हिस्टोरिक वो होता है जिसके हमारे पास रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे लिखा हुआ है। जैसे अगर हम मौर्यन की बात करें तो हमारे पास चाणक्य की बुक मिलती है, अर्थशास्त्र, जिसमें हमें मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने, उन्होंने नंदवंश को हटाया, उसके बाद उनके बेटे हुए बिंदुसार, उसके बाद तुम्हारे अशोक, या फिर हम गुप्तों की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड हमें डॉक्यूमेंट मिलता है कहीं से। बहुत सारा रेफरेंस मिलता है, जैसे पतंजलि की मिलती है महाभाष्य, या फिर आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी मिलती है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत वगैरह ये सब मिलते हैं। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल है जो आपको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इवेंट्स ऐसे हुई। और प्री हिस्टोरिक में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं पता, कौन राजा था, क्या राजा था, कुछ नहीं पता, किसने किसको रूल किया, किसने किसको हराया। बस हमें कुछ मिलता है कि भाई कुछ रहा जरूर होगा। जैसे गुफाओं पे पेंटिंग मिल गई, अब गुफाओं पे पेंटिंग अपने आप तो आ नहीं गई है, किसी ने तो की होगी ना, दैट मीन्स के लोग भी रहे होंगे, पर हमें कुछ नहीं पता वो क्या करते थे। हम उनके बारे में गैस करते हैं। जैसे हमें पेंटिंग में मिल गया गाय मिल गई, तो हम अंदाजा लगाएंगे ये लोग गाय को पालते थे या गाय की पूजा करते थे, हम गैस करेंगे। हमें कहीं पर क्या बोलते हैं, किसी कोई वो मिल गया, पेड़ मिल गया, तो पता चल जाएगा नेचर लवर थे ये लोग। या फिर हमें अनाज के दाने मिल गए जमीन के अंदर से, हमने उसकी कार्बन डेटिंग करवाई, पता चला ये तो बहुत पुराना है, हिस्टोरिक पीरियड से पहले का है। तो इससे पता चलता है कि लोगों को नॉलेज थी, फसल भी उगाते थे। तो ये हम गैस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि हम हिस्टोरिक पढ़ते हैं तो हम पूरी एक डायनेस्टी को पढ़ते हैं, जैसे मौर्यन या गुप्ता का पढ़ते हैं, या हर एक डायनेस्टी पढ़ते हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज पढ़ते हैं, उनका ऑर्डर पढ़ते हैं, कौन किससे लड़ा, क्या हुआ। जबकि प्री हिस्टोरिक में कुछ भी नहीं पढ़ते। प्री हिस्टोरिक में सिंपली उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इनपर कैसे हथियार थे, ये लोग क्या उगाते थे, क्या खाते थे। मतलब हम लोग जो भी हमें मिलता जाता है उसके बेसिस पे हम गैस करते जाते हैं, ठीक है। आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब प्री हिस्टोरिक को भी हम जो है अलग अलग फेजेस में बांटते हैं। एक है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक, जिसे मेटालिथ बोलते हैं। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? हाँ ये सर मुझे पता है थोड़ा बहुत। आराम को सर ये जो पैलियोलिथिक है बोले तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसके बाद नवपाषाण काल। ऐसे अलग अलग सभी की विशेषताएं भी हैं। जो पूरा पाषाण काल है वो दोबारा से 3 भागों में डिवाइड है, और पुराने समय में जो एकदम पूरा पाषाण काल है उसके से मुझे डेट तो खैर तीनों की कंफर्म नहीं याद है, पर उस समय के जो अस्त्र शस्त्र और हथियार होते थे वो मतलब थोड़े बहुत भारी होते थे और ज्यादा वो नहीं होते थे। हेलो सर। उस समय के लोगों को से आग जलाने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मध्य पाषाण काल है उसमें इन लोग को आग का ज्ञान हो गया था, और इन जो हथियार होते थे
वो थोड़े सुडौल होते थे और साफ सुथरे होते थे। और नवपाषाण काल में से, और हाँ से मध्य पाषाण काल में शायद इन्हें एक पालतू जानवर जो कुत्ता पाया जाता है उसका भी शायद पालते थे शायद। और नवपाषाण काल में ये इन लोगों को कृषि उर्षि का भी ज्ञान हो गया था थोड़ा बहुत। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा रामगोपाल, हाँ हाँ कोमल बताओ। सर ये कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मैंने एक्चुअली आज से क्लास ज्वाइन किया है। आपसे ज्वाइन किया है? कोई बात नहीं, अभी आपने आज से अभी ज्वाइन किया मुझे लगता है, पहले ज्वाइन नहीं किया। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंस पे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, जैसे रामगोपाल ने बताया पैलियोलिथिक, जिसको हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। तो इसके नाम से क्या समझ में आता है? तो बता सकता है नाम से क्या अंदाजा लग रहा है आपको? नाम सर पूरा यानी पुराना। रामगोपाल आपने पढ़ रखा है, अदर्स को बोलने दो। ये आदिकाल। हाँ हाँ बताओ। मतलब जब, हेलो सर, मतलब जब हमारे वो खाना बदोश ऐसे रहते थे जो मतलब पेड़ों वगैरह पर रहते थे। और नहीं, अभिषेक मैं पूछ रहा हूँ पुरापाषाण जिसे बोलते हैं पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, इस नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? सर मैं बताना चाहूँ सर उस टाइम पे स्टोन के जो वेपन्स वगैरह है वो स्टोन के बनते होंगे जी। वो तो सर पुरा का वेपन तो नवपाषाण काल में बनते थे। और काल का काल यानी पत्थरों का जो भी पुराना काल था उसी को पुरापाषाण काल बोलते हैं। ये देखो वो पाषाण काल हो गया, पुरापाषाण काल यानी कि उससे भी पुराना, मतलब उसमें भी सबसे पुराना। ठीक है, तो यानी कि सबसे इनिशियल फेज बोलते हैं इसको। ये सर पुरा का अर्थ है पुराना। हाँ बिल्कुल पुराना, पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन। ठीक है, क्योंकि पाषाण काल में भी अलग अलग फेजेस हमने देखे थे, तो हम पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक की, पुरापाषाण काल की। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं 10,000 साल पहले का एरिया। अच्छा, आइस एज के बारे में कितने लोगों को पता है? यस सर, सुना है इसके बारे में सर। चैतन्य आप बोलो, आपने बोलना चाहिए। सर मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट काफी टाइम पहले पृथ्वी बहुत ठंडी हुआ करती थी और सब जगह पर केवल आइस ही हुआ करती थी। तब ह्यूमंस भी नहीं थे एंड एनिमल्स भी नहीं थे। धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, बर्फ पिघलना शुरू हुई एंड देन उस पे ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ इमर्ज होना शुरू हुआ। चैतन्य ठीक है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे एनिमल लाइफ या ह्यूमन लाइफ नहीं थी। उस टाइम पे मतलब लाइफ थी, आज की लाइफ से डिफरेंट थी, लेकिन लाइफ उस टाइम पे भी होती थी। जब पोल्स है, पोल्स पे भी तो रहते ही है ना कुछ लाइफ तो होती है ना, पेंगुइन्स और ये सब होते हैं ना। यस सर। जैसे मेमत हमें मिला हुआ है, हाथी जैसा होता था, बड़े दांत होते थे, लेकिन वो रहता था बर्फ में, तो लाइफ थी उस टाइम पे भी। ठीक है, और आइस एज, तो ये जो पैलियोलिथिक टाइम जो आपका आता है ना, आइस एज से बात, तो पहले आइस एज का बता देता हूँ। अर्थ की हिस्ट्री में क्या होता है कि जब अर्थ का रोटेशन होता है सूरज के चारों तरफ, तो कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं कि अर्थ को सूरज की रोशनी कम मिल पाती है, कम हो जाती है। उसके बहुत सारे रीजन है, उनमें हम जान ही रहे हैं। तो जब सनलाइट कम रिसीव करती है तो उस फेज में क्या होता है, धरती में बर्फ जम जाती है, पूरी बर्फ जो है आइस में कन्वर्ट हो जाती है, पूरी धरती। उसको हम बोलते हैं आइस एज। ऐसे 3 या 4 आइस एज हमारी धरती देख चुकी है। ठीक है, और जो हमारे पोल्स है, पोल्स पे जमी हुई बर्फ है, ये सब उसी के रेमिनेंट्स हैं। वहां पे आज भी बर्फ जमी हुई है, उस टाइम पे ही बर्फ जमी हुई थी। और जो प्लेन्स में थी बर्फ वो मेल्ट हो गई हीट से, तो वो हमारे क्या बोलते हैं ओशियंस बन गए। लेकिन जो पोल्स की तरफ थी वहां अब भी सनलाइट कम पहुंचती है, तो वहां पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, वो आइस एज टाइम का ही लेगेसी है वो। ठीक है, तो ये हम जो 10,000 बीसी के पास जाते हैं, आसपास जाते हैं, 20,000 बीसी के बाद क्या हुआ था, आइस एज का घटना शुरू हो गया था। तो आइस एज का जब घटना शुरू हुआ तो प्लेन्स बनने लग गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मैदानों की तरफ जो जमी हुई थी, यानी कि बीच में इक्वेटर के आसपास, उसके आसपास जो था थोड़ा थोड़ा मिट्टी बर्फ हटने लग गई और जो ग्रास लैंड और ट्री वगैरह बनना शुरू हुआ। तो उस टाइम पे जो ह्यूमंस था
वो इमर्ज होकर आया और उसी को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। वो क्या करता था, हर काम स्टोन से ही करता था, उसके पास कुछ भी नहीं होता था, तो उसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अब इसकी बात करें क्या करते थे, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। देखो कभी भी कोई भी सिविलाइजेशन होगी वो हमेशा पानी के सोर्स के पास होगी, वो हमेशा रिवर के साइड में होती है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास वाटर को अपने पास लाने की फैसिलिटी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होती थी। तो जितनी डेवलप सिविलाइजेशन है वो सारी की सारी नदियों के किनारे होती थी। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमेशा वाटर सोर्स के पास होती थी। और ये लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, इनको बोलते थे हंटर गैदरर, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं आता था। ये क्या करते थे, कोई जानवर है उसको मार लेते थे, और या पेड़ का फल वगैरह गिर गया उसको खा लिया, सिंपल। ये कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स ऐसे नहीं करते थे, खेती करना है कुछ भी करना है, इनको नॉलेज ही नहीं थी। तो हंटर गैदरर थे, जानवरों को मारना होता था, तो उसके लिए क्या करते थे ये लोग, पत्थरों को यूज करते थे। इसलिए इसको पुरापाषाण बोलते हैं, पैलियोलिथिक बोलते हैं। स्टोन टूल्स होते, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर उठा के मार देते थे, उनमें सर फोड़ देते थे, मर जाता था, उसको खा लेते थे कच्चा ही। ठीक है, उन स्टोन्स को हम बोलते थे, अब जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से उसको क्वार्ट्जाइट बोलते थे, नोट कर लेना। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह इनको बहुत ज्यादा नहीं पता था, पर ये लोग पेंटिंग्स करते थे। अब मैंने कहा था ना कि पता कैसे चलता है इनके बारे में, सर आपका वर्ड क्लियर नहीं हुआ, आपने क्या बताया अभी? क्वार्ट्जाइट, QUARTZITE, क्वार्ट्जाइट। ठीक है ना? इसका अर्थ क्या होता है सर? ओके, थैंक यू। क्वार्ट्जाइट है तो क्वार्ट्ज एक टाइप का हार्ड स्टोन होता है, वो बिल्कुल तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, एग्जैक्ट मीनिंग ये होती है। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो इन लोगों को लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बहुत कम आइडिया था, लेकिन पेंटिंग करते थे। हमें इनके बारे में पेंटिंग जो मिली है ना, वो सिर्फ पेंटिंग से इनके बारे में पता चला है। और पेंटिंग मिली है भीमबेटका। क्या कोई बता सकता है भीमबेटका कहाँ पर है? सर भोपाल के पास। वेरी गुड। और यस, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। बाकी सब म्यूट करो, उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सॉरी मनीष, भोपाल किस नदी के पास आसपास पड़ता है? सर देवी नर्मदा। नर्मदा, वेरी गुड। तो देखो मैं क्या था, यहीं पर रहने वाला हूँ सर। वो मुझे पता चल गया था। ठीक है, तो अभी आते हैं टॉपिक पे। तो देखो मैंने कहा था ना, कोई भी सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे पर ही होती है। ठीक है, तो ये था तो हमारा, ये नर्मदा के किनारे पर थी। इनके देखो, जब हम किसी भी उसके बारे में बात करेंगे ना, 3-4 चीजें हमें याद रखनी है। एक तो उनको लोग करते क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, फीचर क्या थे उनके, कौन से टूल यूज करते थे वो लोग, और वो लोग हमें मिले कहाँ पर है, कौन कौन सी साइट्स है। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वो उस साइट से बिलोंग करती है या बिलोंग नहीं करती, ऑड मैन आउट करना होता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो, अब आपने पकड़ लिया ये वाला, याद रखना भोपाल। भोपाल के पास कैथल है, तो वहां के आसपास हमारी नर्मदा नदी मिल गई, तो उसके आसपास की साइड्स में मिलता है शिवालिक, भीमबेटका, आदमगढ़ हिल्स है वहीं पर, और क्या बोलते हैं सोन वैली। सोन वैली थोड़ी सी ऊपर है, फिर थोड़ा सा नीचे कर्नूल है आंध्र प्रदेश, और चेन्नई के पास है अतिरंपकप्पन। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, कि बेसिकली जब वार्म एज शुरू हुई, आइस एज खत्म हुई, तो सबसे पहले पानी बर्फ कहाँ पे पिघलेगी, इक्वेटर के आसपास पिघलेगी ना। यस सर। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है, इक्वेटर समझ में आता है सभी लोगों को? कोई ऐसा ही सो इक्वेटर समझ में नहीं आता? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा इक्वेटर क्या बोल रहे हैं आप। और कोई है जिसको इक्वेटर समझ में नहीं आता? और सबको आता है इक्वेटर? अभी नहीं आता। ठीक है, देखो सर आप इक्वेटर के बारे में पूछ रहे हैं, इक्वेटर? हाँ इक्वेटर। अच्छा, शायद देशांतर की ऐसा कुछ होता है सर? देशांतर नहीं होता है, अक्षांश होता है। ओ अक्षांश, हाँ ठीक ठीक। थोड़ा सा समझा दे
सर इसके बारे में, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा आप लोगों को जिससे कि याद हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि इतने सारे फैक्ट्स हैं ना, आप लोग याद नहीं कर पाओगे पैलियोलिथिक की साइड कौन सी है, मेसोलिथिक की कौन सी है, नियोलिथिक की कौन सी है। तो अगर आपको पता होगा, वो लॉजिक पता होगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ यमुना सर आप एक बार फिर भी रिपीट कर दीजिए, जितना याद रहेगा सर। उसके बाद रिकॉर्डिंग चल रही है, हम उसको सुन लेंगे तो सर दोबारा में सारा याद हो जाएगा। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो अर्थ है ना, उसको कम्युनिकेशन के लिए और चीजों को ट्रेस करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है अर्थ के पास, ठीक है। तो टोटल हमने जो स्फीयर है, अर्थ हमारी स्फीयर है मान के चलते हैं हम, यानी गोला, और जो कोई भी गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हमने इसको भी 360 डिग्री मान लिया है। तो जो अर्थ का बीचों बीच है, यानी कि दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन दोनों को हमने 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे रखा हुआ है, यानी वो बिल्कुल ऊपर और नीचे है एक्सट्रीम। और जो उन दोनों का बिल्कुल सेंटर है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। वहां से हमारा 0 डिग्री की लाइन जाती है, और जो लाइनें हमने खींची हुई हैं उन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। तो ये लाइन जाती हैं, ये अलग अलग डिग्री से जाती है। जैसे इंडिया की अगर लोकेशन की बात करें तो इंडिया की बात करें, इंडिया का जो अक्षांश है या लैटिट्यूड है, वो हमारा 8.4 डिग्री हमारा साउथ में है, और हिमालय के पास जाके हमारा करीब 37 डिग्री के आसपास खत्म हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है इंडिया इन दोनों अक्षांश के बीच में है। हेलो सर। हाँ जो सर मेरे क्वेरी था ये कि सर ये जो इक्वेटर होता है इसको शायद भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्या? हाँ भूमध्य रेखा कहते हैं, लेकिन डाउट ना बाद में पूछा करो जब मैं खत्म कर दूं, बीच में मत बोलो, बस बोलो भी तो खत्म कर दो ना, उसके बाद फिर पूछना डाउट अपने सारे, ठीक है। फ्लो इंटरप्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो अलग अलग अक्षांश जाते हैं ऊपर से नीचे नीचे तक, 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऊपर, 0 1 2 3 4 5 नीचे, ऐसे 90 90 और 90 बैक साइड में, टोटल 360 हो जाते हैं हमारे। तो जो हमने जो 0 डिग्री जिसको रखा हुआ है ना, बस सूरज की रोशनी पूरे साल पड़ती है। तो उस वजह से क्या होता है कि वहां पे जो क्लाइमेट होता है ना, थोड़ा गर्म रहता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर या नीचे की तरफ जाते जाएंगे, क्लाइमेट में ठंडक आती जाएगी। यही रीजन है, जैसे इंडिया है, इंडिया हमारे 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में, तो इंडिया में गर्मी रहती है। लेकिन अगर हम ऊपर रशिया चले जाए, इंडिया के ऊपर रशिया पड़ता है, चाइना पड़ता है, चाइना में थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, उसके ऊपर रशिया पड़ता है, तो रशिया में और ज्यादा ठंड पड़ती है, और उसके ऊपर आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक पोल है, तो हमारा नॉर्थ पोल में बर्फ रहती है। तो इस तरह से जो हमारा जो 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया होता है ना, वो एरिया थोड़ा गर्म होता है। तो अब आइस एज खत्म हुई, और ये जो जैसे अर्जुन ने बताया कि जो 0 डिग्री होता है वो जमीन को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। बोलो तो उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से जाती है, ठीक है। तो अब इक्वेटर समझ में आ गया सबको, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया क्या होता है। यस सर। तनिषा ने बोला है, और कोई जिसको समझ में नहीं आया हो बता दो। यस सर, मुझे आ गया सर समझ तो है, बट इसको लेकर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ बोलो। सर ये इंडिया में कितने राज्यों से होकर निकलती है, या फिर ऐसे कौन से राज्य जिनसे वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है, अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ इतना बताया मैंने आप लोगों को, जिससे कि आपको इसकी साइड्स का आइडिया हो जाए। बट सर इसी से रिलेटेड है ना, मैंने इसलिए पूछा। इससे बिल्कुल रिलेटेड है, बट अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे। अगर हम उसमें चले जाएंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। हेलो सर। हेलो सर। सर ये आर्कटिक पोल बताया सर, ये किस साउथ में पड़ता है सर, नॉर्थ में या साउथ में पड़ता है आर्कटिक पोल सर? आर्कटिक नॉर्थ में पड़ता है, साउथ में अंटार्कटिक पड़ता है,
बट उसमें अभी मत जाओ, वो ज्योग्राफी का पार्ट है विष्णु, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी हम नहीं सर, वो आपने बोला था ना सर आर्कटिक पोल, इसलिए मैंने पूछ लिया। वो इसीलिए अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आपको सर इसलिए आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए इसका इक्वेटर का, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इक्वेटर क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं सर। हाँ, तो देखो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो हमारा जब भी गर्मी आती है तो सबसे पहले गर्मी की शुरुआत होती है इससे इक्वेटर के आसपास वाले कंट्रीज, उनकी जगह से। तो और जो इक्वेटर से दूर होते हैं पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठंडक बढ़ती जाती है, इसीलिए यूरोप ठंडा रहता है, अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट ठंडा रहता है, जबकि इंडिया में गर्मी पड़ती है। तो यही हुआ यहाँ पर। और ये जो हमारा जाता है ना इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के पास पड़ता है ये वाला एरिया हमारा नर्मदा वाला। तो जितने भी साइड मिलेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले बर्फ पिघली, बाकी जगहों पे बर्फ थी। हाँ अभिषेक सर, आप पढ़ाते मोबाइल को बहुत दूर कर दे रहे हैं क्या? नहीं यार, मैं तो राजी नहीं। आपकी वॉइस बहुत धीमे धीमे, बहुत स्लो पेस। यस सर, मतलब आवाज समझ में नहीं आ रहा ठीक से सर। अगर माइक लगाऊंगा तो डिस्टॉर्शन आएगा आप लोग को, माइक लगाने ट्राई करता हूँ। यस सर, वो ज्यादा बेहतर है। कभी कभी सर बहुत स्पष्ट आ रहा है, कभी कभी बहुत दबके आ रहा है। अभी फिर से बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ अब अच्छी आ रही है, क्वालिटी बेटर हुई थोड़ी। हाँ, और बराबर है, बराबर है। ठीक है, तो मैं ईयरफोन भी लेता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब भी होगी तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास गर्मी पहले ज्यादा आती है और पोल्स की तरफ कम आती है। तो जब उस टाइम पे तो ऐसे थी, तो हमारा इक्वेटर के आसपास है, नर्मदा वैली के आसपास का एरिया, वहां पे मौसम माइल्ड हो गया और घास घास हो गई, वेजिटेशन भी उगाया। तो जो सिविलाइजेशन डेवलप होगी तो प्री हिस्टोरिक साइट मिलेगी इंडिया में, कहाँ मिलेगी? नर्मदा वैली के आसपास। तो उसकी साइट कौन कौन सी है आपकी? सोन वैली, वो पास में ही है, शिवालिक हिल्स भी वहीं पर पास में थोड़ी सी ऊपर है, भीमबेटका, आदमगढ़ हिल्स है, फिर करनूल आता है आंध्र प्रदेश में, और अतिरंपकप्पन आता है, ठीक है। तो ये इसकी साइट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर, आगे बढ़िए। पैलियोलिथिक में और पूछना किसी को? पूरा पाषाण में किसी को कुछ और पूछना है? सर इसका टाइमिंग पीरियड सर कब से कब तक है सर? वेरी गुड। ये 10,000 BC का टाइम है। रहा था। कोई बात नहीं, 10,000 BC के पास का टाइम है। 10,000 BC का टाइम माना जाता है इसका, पैलियोलिथिक का, ठीक है। क्योंकि 20,000 BC के बाद से आइस एज का जाना शुरू हो गया था, तो कुछ कुछ पैचेस में बर्फ हटना शुरू हो गई थी, तो वो आपका नर्मदा वैली वाला एरिया था, ठीक है। जी सर। सर, आपने जो हिल्स की सीरीज बताई है वो एक बार फिर से रिपीट करें सर। हाँ, नोट कर लो, नोट में तो रिकॉर्डिंग रहेगी तुम लोगों के पास। सोन वैली है, ठीक है, ये आपका पोर्टवार प्लेटू, सोन वैली एक साथ है। फिर शिवालिक हिल्स पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, हिमालय के फुटहिल्स में। भीमबेटका पड़ता है, आदमगढ़ हिल्स पड़ती है नर्मदा वैली में। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ आंध्र प्रदेश में, करनूल है। उसके बाद थोड़ा और नीचे चेन्नई की तरफ आ जाओ, अतिरंपकप्पन, ठीक है। अब आ जाओ मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या है? मेसोलिथिक बेसिकली कुछ भी नहीं है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक ही होती है। मेसोलिथिक क्या है? जब भी आप एक फेज से दूसरे फेज में जाते हो तो बीच में ट्रांजिशन फेज आता है, ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इंसान जो है पैलियोलिथिक से थोड़ा सा स्मार्ट हो गया था। अब उस पत्थर को फोड़ने के बजाय उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि बजाय इसको सर से फोड़ो, पत्थर पीठ में लगता है, वो आके भाग जाता है। अगर हम एक पतला पत्थर लेते हैं जिसमें नोक निकली हो, उसको किसी जानवर में मार दें तो वहीं घायल हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, भाग भी नहीं पाता। तो उनको बोलते हैं माइक्रोलिथ। उन्होंने नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया
उनको हैंडल करना इजी था, एक तो भारी नहीं होते थे, हल्के होते थे, कैरी करना बहुत इजी था, और प्लस उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो किसी में आपने पत्थर मार दिया, पत्थर खा के भी वो भाग जाएगा, एक गिरेगा पत्थर खा के और उड़ के भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने चक्कू मार दिया, किसी में घायल हो गया, तो भाग नहीं पाएगा, भाग भी जाएगा तो खून निकलने थोड़ी दूर जाके अपने आप गिर जाएगा। तो उनका जो पुराने लोगों का काम था शिकार करने का, हंटिंग और गैदरिंग वाला जो काम था, वो इनके लिए इफेक्टिव हो गया उसकी वजह से। तो जो टूल्स होते थे उनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इंसान थोड़ा डेवलप हो गया तो इन्होंने क्या किया, फिशिंग स्टार्ट कर दी। इन्होंने देखा कि पॉन्ड वगैरह होते हैं तो मछलियां आ जाती हैं, तो मछली पकड़ना शुरू कर दिया। तो इन्होंने एक चीज और की कि अब थोड़ी लैंग्वेज वगैरह डेवलप हो गई, तो इन लोगों को, जैसे अकेले रहते थे पहले, तो क्या रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता था, तो इन लोगों ने क्या टेंडेंसी बनाई कि साथ में रहना शुरू कर दिया। और पहले क्या होता था, हंटर गैदर, आज यहाँ कल वहाँ, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था इनका, कभी भी कहीं भी है, जहाँ रात हो गई वहीं रुक गए, वहीं जानवर मारे खा लिए। अब इनका क्या हो गया कि ये एक जगह पे रहना शुरू कर दिया कि दिन में कहीं भी जाएंगे, लौट के अपने घर पर आएंगे। तो ये क्या करते हैं, हस्क वगैरह इसकी झोपड़ी वगैरह बना ली, या गुफाओं में बना लिया, आसपास कुछ खाली जगह में बना लिया, लेकिन बहुत सारी फैमिली साथ में रहने लग गई। तो एक सोसाइटी टाइप का डेवलपमेंट हो गया इनका। इसके अलावा इन्होंने ये भी नोटिस किया, कुछ जानवर जो हमारे हेल्पफुल होते हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ते को रख लो तो रात को अगर शेर वे कोई भी आ भी जाएगा तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है पहले से ही, तो आइडिया लग जाता है खतरा आने वाला है, तो इनकी बहुत हेल्प हो जाती थी। प्लस जैसे कुत्ते को रख लिया, आपको शिकार है, शिकार छोटा शिकार है, मान लो खरगोश है, कुछ भी है, तो कुत्ता भाग के उसको पकड़ लेगा, आप नहीं भाग पाओगे, तो उससे उनकी हेल्प हो जाती थी। कुत्ता सूंघ भी लेता है तो कुत्ते से हेल्प होना शुरू हो गया, गाय पाल ली, गाय का दूध मिलना शुरू हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, थोड़े समझ में आ गए। प्लस इनको थोड़ा थोड़ा इस एरा के बाद में क्या हुआ, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्या होता है कि कुछ गेहूं चावल के दाने जमीन पे फैला दिए ऐसे ही, ना खेत बनाया ना जोता, कुछ भी नहीं, सिर्फ दाने फैला दिए, बारिश हुई, थोड़ा बहुत जो उगाया उसको तोड़ लिया, खा लिया। हेलो सर। हाँ अभिषेक। जब खेती होती ही नहीं थी तो दाना इनको मिला कैसे? अच्छा, तो पहली बार जब दाना आया होगा तो कैसे आया होगा, अंदाजा लगाओ, तुम बताओ। सर वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो देखो, जितनी भी चीजों को आज हम उगाते हैं ना, वो इंसान ने बनाई नहीं है, वो ऑलरेडी अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी, बट वो रैंडमली पैचेस में होती थी। हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी जरूरत की चीजें थी उनको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस बनाई, उसमें हम लोगों ने खेत बनाए, सॉफ्ट मिट्टी चाहिए तो, इसके अलावा हम लोगों को पानी की जरूरत है तो हमने पानी का अरेंजमेंट किया, जिससे कि हमें ज्यादा मात्रा में पैदावार मिल सके, लार्ज क्वांटिटी मिल सके। लेकिन ये सारी चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी। जैसे चाय है, चाय हम लोग उगाते हैं बड़े स्केल पे, तो हमें चाय की लत लग चुकी है, लेकिन चाय किसी जमाने में दवाई की तरह यूज होती थी। ये वहाँ की गड्डी से केरला में या आसाम की तरफ ये अपने आप लग जाती थी फुटेल्स में, जहाँ इनको कंडीशंस मिली सूटेबल, वो हो गया, वो अपने आप हो गया थी, तो उसको यूज कर लेते थे। तो जब इनको पहली बार मिला, गेहूं खाया, कहीं से कुछ भी मिला, इन्हें फील हुआ कि अच्छी चीज है, ये चावल मिला, तो इन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट को स्टोर कर लिया और बरसात के टाइम पे खाली फील्ड में फैला दिया। तो उससे क्या होगा कि अब पैचेस में नहीं मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा एक जगह पे, तो उसको तोड़ के खा सकते हो जब वो मैच्योर हो जाएगी क्रॉप। तो ठीक है अभिषेक, क्लियर हो गया। अभिषेक ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट हो गया। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, अब फ्रूट वाले फल, जिन्हें फल लगे हैं, आम या सेब, इसके फलों पेड़ों को उगाना शुरू कर देते सिस्टमेटिकली, जिससे आपको फल मिल सके, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अमरूद या अनार, तो इन्होंने हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट कर दिया। अब इनके पास ज्यादा, तो अब ये क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि पहले क्या था कि आप जहाँ जहाँ पे भी हो, आप हंटर गैदरर हो, कहीं भी घूमते फिर रहे हो, वहां पे जानवर मिल जाएगा, उसको मार लोगे, या वहां पे पेड़ मिल जाएगा, खा लोगे। बट अब आप क्या क्या किया, आप एक जगह सेटल हो गए हो, तो आप कोशिश करोगे आपके खाने की चीजें आपके आसपास मिल जाएं, तो
तो आपने क्या किया, गेहूं का दाना मिला, दाना भी फैला दिया, आपने कोई जानवर भी पाल लिए सेफ्टी के लिए, आपने कुछ पेड़ लगा दिए उसके फलों के, जिससे आपको फल मिल जाए, दूध वाले जानवर भी पाल लिए जिससे कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ स्मूथ हो गई। ठीक है, इसका अब इसकी साइट्स नोट कर लेते हैं। इसकी साइट है आदमगढ़, ठीक है, बागौड़ है भीलवाड़ा में जो राजस्थान में, तो इसकी साइड आपको मिलेंगी ना। तो देखो ये आपका फेज है ना, ये उसके बाद वाला है, इसको बनाया है 10,000 से 6,000 साल वाला। तो यानी कि इस टाइम पे हमारा गर्मी और बढ़ चुकी थी, यानी कि जो ग्रीनरी वगैरह थी वो और एरिया को एक्सटेंड हो चुकी थी, वो नर्मदा वैली तक लिमिटेड नहीं थी। वो क्या किया, यूपी, राजस्थान, बिहार वहां तक फैलना शुरू हो गई, नीचे की तरफ भी आपकी थोड़ी बढ़ गई। तो अब जो नई सिविलाइजेशन सेटल हुई वहां पर हुई। जब भी कोई नया शहर बसाते हैं हम लोग तो पुराने शहर के बगल में बसाते हैं ना, पुराने शहर में तो हो नहीं पाता, वो तो ऑलरेडी सेटल है। तो अब नई सिविलाइजेशन जो होती है उसके बगल में सेटल होना शुरू हो गई, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार में। तो कुछ इसकी साइड मिली है आपकी भीलवाड़ा में, बागौड़ में, आदमगढ़ एमपी की भी है, इसके अलावा दमदमा है, और जो ये पड़ती है आपकी प्रतापगढ़ यूपी में, एक महादहा भी है। ये सब इन लोगों की साइट्स हैं। ठीक है, कोई डाउट? मेसोलिथिक में खत्म कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, नियोलिथिक पर। तो देखो नियोलिथिक में क्या हो गया, अब इंसान एक जगह पर रहने भी लग गया पहले से ही, थोड़ी बहुत खेती करना भी सीख गया। अब आदमी जब सेटल हो जाता है, उसके खाने पीने की समस्या खत्म हो जाती है, तो उसकी क्रिएटिविटी निकल कर आती है बाहर। कभी आपने कभी भूखे आदमी को, सड़क पर चलते हुए आदमी को पेंटिंग करते हुए देखा है? पेंटिंग वही कर रहा होगा जिसने सुबह नाश्ता कर लिया होगा, फिर वो अपनी कला दिखाएगा। तो यहाँ पे जब इंसान की लाइफ सेटल हो गई, इंसान को स्मूथनेस आ गई लाइफ में, तो उन्होंने थोड़ी अपनी लाइफ को क्या बोलते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली अच्छा किया और थोड़ी आर्ट की तरफ भी गए। तो क्या किया, एग्रीकल्चर को थोड़ा और इम्प्रूव किया। उन्होंने कहा अगर हम बीज ऐसे फैलाने के बजाय थोड़ा थोड़ा पत्थरों से खोद देते हैं और उसके बाद बीज को दबा देते हैं, तो उसके उगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बीज नहीं मरेगा। थोड़ा ठीक कर दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, टूल्स जो थे, टूल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया। जो माइक्रोलिथ बनाते थे, माइक्रोलिथ को पॉलिश करना शुरू कर दिया। पॉटरी बनाना शुरू कर दिया। पॉटरी क्या होता है, ये आपके मिट्टी के बर्तन। तो जब इन्होंने घर में रहना शुरू कर दिया, तो क्या होता था कि जब सपोज आपको पानी पीना है, तो जब आपको प्यास लग रही है, आप तभी नदी पे जा रहे हो भाग के, आप पानी पी कर रहे, गर्मी है, 2 घंटे बाद दोबारा प्यास लगी, 2 घंटे बाद दोबारा नदी के पास जा रहे हो। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करेंगे, पानी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत स्टोर कर लें। तो क्या पॉटरी बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन, उसको ला के इन्होंने शुरू कर दिया। उसमें इन्होंने डिजाइनिंग वगैरह वर्क भी शुरू कर दिया, क्रिएटिविटी शुरू कर दी। ठीक है, तो एक विलेज कल्चर आ गया। मिट्टी की झोपड़ी वगैरह बना के रहना शुरू कर दिया, कि मिट्टी के दीवारें बना के उसके ऊपर क्या बोलते हैं, जो हस्क होता है, घास वगैरह, उसको बना के छप्पर वगैरह टाइप का बना के उसमें रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पॉटरी बनाना शुरू किया, तो पॉटरी शुरुआत में इन्होंने हाथों से बनाई। तो हाथों से क्या फिनिशिंग नहीं आती थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि एकदम सिस्टमेटिक और चिकनी आए। तो क्या किया इन्होंने, व्हील का आविष्कार कर लिया, पहिए का। तो पहिए से क्या फायदा होता था कि जब उसको घुमाते थे तो उससे पोल्ट्री एकदम फिनिशिंग के साथ आती थी। इसके अलावा पहिए की वजह से इनको और भी फायदा हुआ, सामान कैरी करना है जो भी है, उसको पहियों की मदद से इनके लिए हेल्पफुल साबित हो जाता था। तो थोड़ा सा ये डेवलप हो गए। ठीक है, इनको गेहूं, बाजरा, मिलेट, राइस, इस सब की जानकारी भी हो गई। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को यूज करना शुरू कर दिया, उनकी हेल्प लेने लग गए। इसके अलावा इन्होंने सर्दियों में जैसे ठंड लगती थी पहले, तो जानवरों को खल डाल देते थे। इन्होंने क्या किया, ऊन का भी शुरू कर दिया। वूल, तो भेड़ है, भेड़ के ऊपर की ऊन उतार लो, उसको किसी तरह से स्टिच कर लो, नेट कर लो उसको, और उसको पहन लो, तो सर्दी बच जाएगी। तो इन्हें वूल का भी समझ में आ गया। तो इस तरह से थोड़ा सा नियोलिथिक एज जो है वो थोड़ी डेवलप की। अब इनकी साइट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो हमने राजस्थान, यूपी की बात की थी मेसोलिथिक में, उसके और बियॉन्ड यानी कि आइस एज और आ गई। इसका टाइम है 6,000 से 4,000 साल। इसे हम बोलते हैं वॉर्म एज, वॉर्म वाला टाइम। तो वॉर्म वाला टाइम हो गया था, तो और जो हमारे
बर्फ और एरिया की पिघल गई, और एरिया एग्रीकल्चर उसमें आ गया, वेजिटेशन में, और जगह पर नई सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो गई। तो इसकी साइड मिलेंगी आपको कश्मीर वैली में, बिहार के चिरांद में, यूपी की बेलन वैली में। साउथ की बात करो तो मस्की है, ब्रह्मगिरी है जो गोदावरी नदी के पास है, कोडाई कनाल है कर्नाटका में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, उत्तनूर है आंध्र प्रदेश में, हल्लूर है, बुरजा होम है कश्मीर में। तो ये सब इसकी साइड्स हैं। ठीक है, अब बताओ नियोलिथिक में कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? नहीं सर, नहीं सर। ये विष्णु कुमार ने पूछा सबसे पहले क्या किसे उगाया गया, उस डिटेल्स में बाद में जाएंगे, अभी अब ओवरव्यू ले लो। ठीक है सर, हाँ अब तक इन लोग को अच्छी तरीके से भाषा का ज्ञान हो चुका था ना, मतलब बोल सकते थे आराम से? हाँ बोल सकते थे। हो गए। ठीक है, और कोई? अब इसे बेसिक बताया है, अब मैं प्रीलिम्स के तो क्वेश्चंस नहीं बताए इसके, ये क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एक दो बताया, जैसे क्वार्टजाइट क्या होता है, ये सब चीजें, माइक्रोलिथ क्या होता है। बाकी और जब हम आपका फाउंडेशन बन जाएगी तो और डिटेल में बताएंगे प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर सारे एक साथ बता दिया ना तो सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे, क्योंकि सारा हौच-पौच हो जाएगा, कौन सा मेसो, कौन सा नियो, कौन सा पैलियो। तो अभी इसीलिए मैंने आपको ज्योग्राफी से रिलेट करके बताया है कि जैसे जैसे आइसेज बढ़ती गई, गर्मी बढ़ती गई, उन एरियाज में नई नई सिविलाइजेशन जो साइट्स है वो डेवलप होती गई इसी सिविलाइजेशन की। ठीक है सर? यस सर। हाँ सर बताओ। हाँ हाँ सर, एक बार अगर हो सके तो सर इन तीनों का एक बार सर ओवरव्यू दे दीजिए सर, अगर पॉसिबल हो तो। ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कोई और है जो ओवरव्यू देना चाहेगा इसका? फटाफट चल लाइन में। राम गोपाल, सर मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ निहारिका, यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो पैलियोलिथिक के बारे में बात करते हैं। तो पैलियोलिथिक में मतलब पूर्व पाषाण काल, जिसमें स्टोन्स वगैरह का यूज होता था, और जो लोग थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। ठीक है, हंटर्स और गैदरर्स थे, और स्टोन्स का यूज होता था। और इसकी साइट्स के बारे में सर, इसकी साइट्स बताओ? बिल्कुल बताओ, अगर याद है तो बताओ। सर कुछ कुछ याद है, ज्यादा तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करेंगे, फिर जिसको जो तुम नहीं बता पाओगे। भोपाल बताया था, और भीमबेटका और कुछ करनौल। वेरी गुड, सोन वैली। बहुत अच्छे। और सर एक तमिलनाडु की साइड थी कोई, नाम पूरा नहीं याद। नहीं यार। और आदमगढ़ हिल्स नर्मदा वैली के पास, शिवालिक होटल्स में। वेरी गुड, नर्मदा साइड। नर्मदा, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहली हो गया। ठीक है, मैसो के बारे में बताओ कोई और, निहारिका को छोड़ के। हेलो, हाँ मनीष। दूसरे थे मध्य पाषाण काल, इसमें जो हंटर पहले जो पत्थर इसमें जो थोड़े नोकीले वेपन्स बनाए, जिससे कि इजिली किसी को जानवर को हंट करेंगे तो इजिली घायल हो जाएगा, तो फिर उसका मांस वगैरह खा लेते थे। फिर उसके बाद कुछ उन वेपन्स को बोलते क्या थे मनीष? नोकीलेदार। हाँ, उनको स्पेसिफिक नाम भी था, उनका मैंने एक नाम बताया था एग्जाम में, एक्चुअली वो नाम ही आता है। नाम याद नहीं आ रहा। सर मैं और कोई माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ, ठीक है। माइक्रोस। देखो माइक्रो माने छोटा और लिथ माने स्टोन, यानी छोटा पत्थर, बिल्कुल छोटा। माइक्रो स्टोन।
माइक्रो लिथ होता है ना, लिथ का मतलब भी स्टोन ही होता है। अच्छा माइक्रो फिर उन्होंने कुछ वो कुछ उन्होंने दाने वगैरह जो इकट्ठे करते थे वो वैसे ही फैला देते थे जब बारिश होती थी उस समय, वो बिना जोताई वोताई करे ही। और उन्होंने सुरक्षा के रूप में कुत्ते को रखा ताकि वो उनको जो जंगली जानवर थे उनसे सुरक्षित कर सके, उनको सेव कर सके। बहुत बढ़िया। और कुछ? हाँ हाँ बताओ। और सर घड़े भी बनाना शुरू किया था ना सर इन्होंने? नहीं घड़े नहीं बनाए, इतना कहाँ डेवलप हो पाए थे। हल्का फुल्का छोटे छोटे 5-5 साल के जो होते हैं ना हैमलेट, उनमें रहना शुरू किया था। प्रॉपर विलेज भी नहीं डेवलप हुए थे अभी तो। अभी तो गुफाओं में ही रह गुफाओं में छोटे मोटे जैसे 5-7 लोगों फैमिली का एक साथ ग्रुप बना के रहने लग गए। एक प्रॉपर विलेज कल्चर डेवलप नहीं हुआ था। ये तो डेवलप होता ही है उत्तर पाषाण का। हाँ उस समय पहिया वगैरह बना लेते हैं उन्होंने। फिर अन्ना पाषाण। हाँ अभी हम उसी मध्य पाषाण की बात करते हैं। और कुछ ऐड करेगा मनीष की बात में आगे? सर इसकी एज थी 10,000 से सर 10,000 से 6,000 की एज के बीच का काल था। ठीक है। और इसको ट्रांजिशनल फेस बोला जाता था। बहुत बढ़िया। और में खेती होना स्टार्ट हो गई थी जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हाँ वो मनीष ने बता दिया था, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं उसे। और एक चीज लगता है सर इसमें, प्राचीन खेती से बोलते हैं, प्राचीन खेती। ठीक है हिंदी वालों के लिए। सर फिशिंग भी स्टार्ट हो गई थी मेसोलिथिक एज में। हाँ फिशिंग थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। हेलो सर। अभिषेक सर इनको पानियों में पीने में बहुत समस्या होती थी, तो पानी को संचित करने के लिए ये लोग मिट्टी का बर्तन बनाए और मछलियों का भी शिकार वगैरह करना शुरू कर दिए थे ये लोग। मछली को शिकार करते थे, लेकिन अभी पोल्ट्री वगैरह डेवलप नहीं हुई थी। पोल्ट्री हमारी नियोलिथिक में हुई थी ना। जब आपने प्रॉपर विलेज वगैरह बना लिए, आपको घर वर मिल गया, कंफर्ट आ गया, आपको टाइम भी बच रहा है आपका, तो फिर कलाकारी दिखाओगे ना। सर इसके साइड राजस्थान यूपी इस साइड ज्यादा थे। ठीक है स्पेसिफिकली। और इसकी साइड और कोई बताएगा उसके अलावा? सर नीलबर्ड। नीलबर ये कौन सी साइड है? सर मींस सुनने में मुझसे मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। भीलवाड़ा बोला था मैंने। भीलवाड़ा बोला था। हाँ सही, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का एक। हाँ एग्जैक्टली, राजस्थान बोला था ना अभी। क्या बोलते हैं, अभिषेक ने बोला था, तो उसके अंदर ही भीलवाड़ा साइड है। भीलवाड़ा, बागोड़, भीलवाड़ा के पास ही बागोड़ भी पड़ता है ना। और आदमगढ़, दमदमा बताया था ना, प्रतापगढ़ यूपी में, लालगंज गुजरात में। ठीक है चलो अब नियोलिथिक का बता दो, नव पाषाण काल का बता दो फटाफट। सर इसमें पॉटरी और फिशिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और इसमें लोग छोटी छोटी सोसाइटीज में रहने लग गए थे। ठीक है। और सर इसमें कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ था, कृषि को और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट किए थे लोग। ठीक है बहुत बढ़िया। और जाने में या अपने सामान को ढोने में भी आसानी होती थी। पहिया का आविष्कार भी 30 दिन में हो चुका था। ठीक है पहिया हो गया, पहिया से याद आ जाएगा, पोल्ट्री वाला भी याद आ जाएगा। सर एक चीज पूछना था, आग का आविष्कार सब मध्य में ही हो गया था ना? किसका? आग का हो गया था। आग का पूरा पाषाण काल में, पूरा में ही हो गया था ना। हाँ सर पूरा। एग्रीकल्चर के लिए एनिमल का यूज होने लगा था। हाँ इसमें थोड़ा सा आर्ट और कल्चर डेवलप होने लगा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड सर कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी डेवलप हो गई थी सर। ठीक है तो इसकी
साइट बता दो एक बार। साइट की लोकेशन तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट कश्मीर, बिहार, यूपी, इस सब जगह। सर प्रतापगढ़। सर बुरजा होम कश्मीर। बुरजा होम, बहुत बढ़िया। सर इसका शायद सर पाकिस्तान में वर्तमान में भी है, कुछ नाम याद है। पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में है। मस्की है शायद। हाँ हस्की मस्की, कोड़ई कनाल। कोड़ई कनाल, बहुत बढ़िया। पय्यमपल्ली, हाँ यस सर। ठीक है। ब्रह्मगिरी, उतनूर, हल्लूर, ठीक है। यस सर। चलो फिर आज का खत्म करते हैं। आज काफी सारा हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? मजा आया कि नहीं? हाँ सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। ओके चलो बैठ फिर इसको देवेंद्र, इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड रहेगा।